हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब अपनी एमसीक्यू सीरीज़। राइट, ये हमारी एमसीक्यू सीरीज़ 1 है क्योंकि यहीं से हमारे एमसीक्यूज़ की अब स्टार्टिंग होती है। आज की सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन जो कि हमारे इनकम टैक्स के ऊपर हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के। वी हैव फिनिश्ड द सिलेबस एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। तो अब हम आज से स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यू। मेरा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखिए। पहली चीज़ जो कि बिल्कुल भी नहीं होती है हमारे अंदर, हम धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज़ की क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक ही ये होती है कि आप आराम से क्वेश्चन पढ़ें और उसके ऑप्शन देखें। 4 में से 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही रूल आउट कर देंगे जो आपको लगेगा कि 90% क्वेश्चंस में या केसेस में ये नहीं होगा। 2 में हाँ आप ऐसा फंस जाएंगे कि वही आपका सबसे ज़्यादा समय ले लेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे पॉज देकर बार बार पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप उसको सही करेंगे। एंड अगेन मैं बोलूँगी, जो क्लास 1 मैंने स्टार्ट करी थी आप लोगों के साथ, तब बोला था कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ की मन से तैयारी कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, प्लीज़ बी पॉजिटिव दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बस हम पॉजिटिविटी की माला जपते रहें तो उससे कुछ हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना है और पॉजिटिव हार्डवर्क करना है। डेफिनेटली इट विल यील्ड टू द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो चलिए आज हम अपने फटाफट से देखते हैं कि हमारे 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1, टैक्स प्लानिंग can be identified as an arrangement of one's financial and economic affairs by taking complete legitimate benefit of all deduction, exemption, allowance and rebate. Correct? मैंने इतना स्लो क्यों पढ़ा? क्योंकि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ना है, एकदम भड़बड़ाना नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट, हाँ ये चलो ठीक है, अच्छा ऑल द, अच्छा 1 2 3 4 सीधा, नो, ये एकदम गलत अप्रोच है। मैंने इसीलिए इतना धीरे धीरे पढ़ा है क्योंकि ये सही तरीका है पढ़ने का जब आप एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो। क्योंकि अब आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है टैक्स प्लानिंग के बारे में, तो आपको स्टेटमेंट 1 दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यू नो दैट स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अब हमें 2 देखना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। 2 क्या कहता है? All the methods by which tax liability is illegally avoided are termed as tax evasion। यानी कि गलत तरीके से हम अपनी लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो टैक्स इवेजन है। सही बात है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो डोंट जगल, दीज आर द स्मार्ट ट्रिक्स जो आपका टाइम सेव करेंगे। आपको लगेगा आप 1 सेकंड में बड़बड़ पूरा पढ़ लें, उससे आपका टाइम सेव होगा, नहीं, आप उसी में उलझ के रह जाएंगे और शायद आप गलत ऑप्शन टिक कर दें। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड उसको सीरियसली पढ़ें तो आप एकदम सही ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर अमित इज अ कैप्टन ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। अच्छा, ही कम्स टू इंडिया for 100 days every year. Okay, what is his residential status for financial year 1920? तो अगर आपको याद होगा जब हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक्सेप्शंस देखे थे। पहले तो कंडीशंस होती थी और एक्सेप्शंस उसके होते थे। तो एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप अगर कोई आता है तो वो रेसिडेंट हमारा कब कहलाएगा? इफ ही इज फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर। क्या मिस्टर अमित 182 डेज के लिए है? नो, ही इज विजिटिंग इंडिया एवरी ईयर फॉर 100 days, सो ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? यानी कि हमें बताना है इनमें से गलत कौन सा है, ए बी सी या डी। ए क्या कहता है? एन असेट हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 36 months और लेस इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। सही बात है, हाँ 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, पीरियड फॉर होल्डिंग फॉर पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज रिड्यूस्ड टू 12 months। ये सही है क्योंकि अभी एक अमेंडमेंट हमारी रिसेंटली 1718 में आई है
जो हम लोगों ने देखा था, अगर यहाँ पे वो 36 मंथ्स को हम 12 मंथ से रिड्यूस कर देते हैं, किन किन केस में, एक तो हमने देखा था वो इक्विटी शेयर्स और हमारे क्या कहते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स अगर है तो उस केस में हम 12 मंथ्स करते हैं, और अब इसको भी इंक्लूड कर दिया गया यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग को भी। तो ए भी सही है, बी भी सही है। सी क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इन अ कंपनी लिस्टेड कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इफ हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, करेक्ट, ये भी सही है क्योंकि मैंने अभी आपको बी पॉइंट में एक्सप्लेन किया। सो नन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कोई इनकरेक्ट नहीं है, ए बी सी सब सही है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर चला जाएगा। 4 हमारा कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड, हमें 2 लिस्ट दी है सेक्शन की एंड देन द डिडक्शन की, हमें निकालना है सही कोड कौन सा है। फ्रेंड्स इसमें जरूरी नहीं है कि आपको चारों सेक्शन सही पता हो, अगर आपको 2 भी पता है ना देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। जैसे अगर मैं होती तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती, मुझे पता है कि 80E और EE क्या है। ई हमारा सिंपल सी बात है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन जाता है, और ई उससे मिलता जुलता और कंफ्यूज करने के लिए है तो वो हमारा कौन सा चला जाता है, आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो हमारा 4 का आंसर डी है। अब आप ए बी सी डी में देखिए कि 4 का ऑप्शन जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है 80E का एजुकेशन लोन, सॉरी 4 का जिस। नेक्स्ट इट सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से सही कौन सा है। इफ वंस टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज ₹10,000 और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर वन हैज टू पे एडवांस टैक्स, सही बात है। एडवांस टैक्स अप्लाइज टू ऑल टैक्स पेयर, सैलरीड, फ्रीलांसर, बिजनेसमैन, सही बात है। सीनियर सिटीजन हु आर 60 years एंड अबव डू नॉट हैव बिजनेस इनकम आर एग्जेम्प्ट, ये भी सही बात है, यानी कि इसका चला जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अब एक नई चीज समझिएगा, हमने जब क्या कहते हैं आपको पढ़ाया था ट्रांसफर प्राइसिंग, तो वहां पे मैंने आप लोग को बताया था आर्म्स लेंथ प्राइस की बात, यानी कि जो जनरल, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट होता है उसको दिखेगा कि आर्म्स लेंथ प्राइस की जो ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं वहां पर हमें क्या ध्यान देना है कि वो 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में होता है, वो हमें पता है कि प्राइस क्या देना पड़ेगा अगर उनके बीच में एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो जो 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं दैट शुड बी कंपेरेबल, आपस में उनमें कंपैरिजन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, अनरिलेटेड पार्टीज होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल मार्केट में हम अगर उसको बेचेंगे तो क्या प्राइस होगा, एंड व्हेन द कंसिडरेशन इज ओनली कमर्शियल, यानी कि हम पैसे में ही केवल कर रहे हैं, उसको बार्टर सिस्टम या किसी और चीज से एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों मैंने यहाँ पर अब इस बात को हाईलाइट किया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को कंफ्यूज करने वाला है, जो आपको ये ध्यान क्या देना है, जो 4 बातें यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। क्वेश्चन 6, arm's length price of a transaction between 2 associated enterprise is the price that would be paid if transaction has taken place between। अब A B C D सारे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, टू कंपेरेबल होना चाहिए सबसे पहले तो, राइट। चलो ठीक है, कंपेरेबल हमारा किस में है, A और B ऑप्शन में। देन हमारा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हमारा केवल ऑप्शन ए है। अनरिलेटेड पार्टीज होना चाहिए, वो भी ऑप्शन ए है, बट वेदर कंसिडरेशन इज यहाँ पे क्या दिया है, नॉन कमर्शियल, तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। 7 it says the issue of double taxation will mainly arise in which of the following cases, where taxpayer is a resident in one country but has a source income in another country, हाँ ये भी सही लग रहा है। where taxpayer is resident in more than one country, ये भी सही लग रहा है। where taxpayer has a source of income in more than one country, ये भी सही लग रहा है। नन ऑफ द अबव तो होता नहीं क्योंकि 3 तो हमें सही लग रहा है। अब क्या करें, फिर से क्वेश्चन पे आए, द इश्यू ऑफ डबल टैक्सेशन विल मेनली अराइज, यहाँ पे स्ट्रेस किस वर्ड पे दिया गया है, मेनली, तो मेनली कब होता है, जब वो रेसिडेंट एक से ज्यादा कंट्री में होता है, यानी कि ऑप्शन बी। Question 8, interest on capital to partners is allowed as a deduction to the firm if it's made to working partner, हाँ। rate of interest does not exceed 12%, हाँ। both are satisfied, हाँ भाई हाँ। none of satisfied तो होता ही नहीं है, so C is correct. Next, the rate of health and education cess for assessment year 1920 is 2, 3 plus 1, 3, 4, क्या है, अभी तक जो हमारा क्या चल रहा था, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, दैट वाज 3 plus 1, बट अब हमारा क्या है 4% फ्लैट, सो D is correct. And last it says zero coupon bonds are treated as long term capital of asset if they are more than obviously 12 months, ये अभी हमने देखा था, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे तो जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे हमारे क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो कई बार हमें
कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से भी समझ में आता है, जो अब हम अपने आने वाली एक वीक की सीरीज में देखेंगे, जिसमें हम वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिएगा, या कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।